नमस्कार साथियों, जय हिंद और आपका स्वागत है। आज के यानी 3 फरवरी बुधवार के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्रों में जो ग्रुप यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है, मैं ध्रुव जानी। आज हम लोग 2 चरणों में यह आज की जो चर्चा है संपादकीय विश्लेषण की उसको करना चाहेंगे और दोनों ही लेख जो चयनित हुए हैं वो दोनों ही द हिंदू में प्रदर्शित हुए हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने क्षेत्र में थोड़े महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा संबंधी तैयारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही में एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक अच्छी समझ को विकसित करने के लिए भी जो आज के जो 2 विषय है वे थोड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें से इस सत्र में हम लोग पहले सेटबैक इन म्यांमार नामक लेख के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। हमें मालूम है कि कैसे म्यांमार में सैन्य ने तख्ता पलट कर लिया। जो सैन्य ताकतें थी वो लोकतांत्रिक ताकतों के ऊपर हावी हो गई, जिसके दुष्परिणाम जो है आगे समय में हमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में भारत के लिए ये मुद्दा थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि म्यांमार भारत का एक पड़ोसी राज्य है। हालांकि शांतिपूर्ण राज्य है, मगर आंतरिक अस्थिरता जो है सीमा पर एक चुनौती खड़ी कर सकती है, जिसको भारत को एड्रेस करना है। और इसीलिए भारत भी तनाव में है। भारत ने भी निंदा व्यक्त की है ऐसे तख्ता पलट के समाचार के विरुद्ध में। तो यह पूरा जो परिदृश्य है वो हम लोग इस लेख के माध्यम से, हम लोग इस आर्टिकल के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। कवर हमें दिख रहा है जैसे मिलिट्री टैंक है, एक वेल वेपनाइज्ड टैंक है जो शहर के बीच में जो है घूम रही है। ठीक है, तो यही बात दर्शाती है, यह एक प्रतीकात्मक इमेज और ये बात दर्शाती है कि मिलिट्री पूर्ण रूप से पूरे देश में हावी हो चुकी है। और हमें मालूम भी होता है कि सैन्य जो होता है वो आमतौर से शक्तिशाली होता है, कोई भी देश का सैन्य हो। ठीक है, वहाँ के आम नागरिकों से 100% सैन्य जो है वो शक्तिशाली होता है। तो यहाँ सैन्य ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया, अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया उस देश में जहाँ धीरे धीरे अब लोकशाही जो है फल फूल रही है, लोकशाही धीरे धीरे अब विकसित हो रही है। ये बात ठीक है कि भारत जैसा एक वयस्क लोकतांत्रिक देश नहीं है म्यांमार, छोटा सा बाल देश है, बाल लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए ऐसे देश में कि जहाँ अभी लोकतंत्र के मूल्य जो है जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, तो वहाँ इस तरह की प्रक्रियाएं होना ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। देखेंगे पूरे विश्व के देशों की भी निंदा हो रही है, भारत ने भी जम के निंदा की है, पूरे विश्व के देशों की भी निंदा हुई है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाने की घोषणा जो है कर दी है, करने की तैयारी में है। तो पूरा परिदृश्य देखेंगे इस लेख के माध्यम से। शुरुआत करेंगे लेख की तस्वीर को देखते हुए। देखिए, यह बेनाम सा लेख है और द हिंदू में आज छपा था, जिसका टाइटल है सेटबैक इन म्यांमार। सारी बातें की गई है, इसमें कारणों की भी चर्चा की गई है, तत्कालीन कारण भी चर्चित है। साथ ही में जो अन्य कारण है जो संभवतः इस मिलिट्री कूप के लिए दोषित है, उसकी भी यहाँ चर्चा की गई है। देखेंगे, देखिए लेख को हम लोग 3 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लेख का निष्कर्ष देखेंगे, साथ ही में उसमें जो महत्वपूर्ण बातें दी गई है यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल उसको देखने का प्रयास करेंगे। और उसी के साथ साथ जो हमारे परीक्षा संबंधी सामान्य अभ्यास के, सामान्य अध्ययन के जो थोड़े महत्वपूर्ण तत्व है जो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो मेरी और मेरी टीम के इनपुट्स है, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। निष्कर्ष में हम लोग आज दरअसल यह चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है वो देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में म्यांमार जो है वो छा गया और म्यांमार का मिलिट्री कूप छा गया। तो देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण बातों में हम लोग कारण को तपासने का प्रयास करेंगे कि कौन से कारण जिम्मेदार है इस मिलिट्री कूप के, यह सैन्य का द्वारा किए गए तख्ता पलट के। और साथ ही में लेख संबंधी बातों में हम इनपुट्स देखेंगे, जिसमें हम लोग वहाँ की जो स्टेट काउंसिलर है आंग सू की, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही में भारत म्यांमार संबंधों की भी बात करेंगे। देखेंगे थोड़ा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग यह हमारी चर्चा जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए लेख के निष्कर्ष में जैसे मैंने आपको कहा कि हमें देखना है कि यह चर्चा में क्यों है, तो सर्वप्रथम तो हमें यह जानना होगा कि म्यांमार में नवंबर 2020 में सामान्य चुनाव हुए थे, यानी कि जनरल इलेक्शंस हुए थे, पूरे देश में हुए थे, जिसमें आंग सू की जो पार्टी थी, उसका जो पक्ष था, जिसे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं,
इन शॉर्ट इट इज नोन एज NLD। तो यह पक्ष को भारी बहुमति मिली। भारी बहुमति यानी कि कुल सीटों में से लगभग 80% सीटें मात्र और मात्र इस पक्ष को मिली। तो ये यहाँ हमें नोट करना होगा। नवंबर 2020 में म्यांमार में सामान्य चुनाव, ठीक है, जिसमें NLD पक्ष को भारी बहुमत, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% जो वोट थे वे इनके पक्ष में पड़े थे, ठीक है। तो ये फिर से सत्ता में आ गए। मगर इस चुनाव को जो अन्य पक्ष थे वे लोग इस चुनाव को जो है ब्लेम कर रहे थे। वे लोग ऐसा दावा भी कर रहे थे कि इसमें कई सारी अनियमितताएं थी, इसमें कई सारी इरेगुलरिटीज थी, यानी कि नैतिकता इसमें नहीं थी। इस चुनाव में कुछ गैररीतियां हुई थी, ठीक है। तो यह पक्षों ने वहां के सैन्य को बोला कि भाई ये इस बार जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव एथिकल नहीं है, यह चुनाव रेगुलर नहीं है, इसमें जो है कई सारी अनियमितताएं थी। ये बात सैन्य ने गंभीरता से ले ली, गंभीर हो गया और विरोध करने लगा कि भाई ये जो नई निर्वाचित जो सरकार है, यह नई सरकार अपना कार्य ग्रहण नहीं कर सकती, फिर से चुनाव होने चाहिए, या वहाँ के नेशनल जो इलेक्शन कमीशन होता है म्यांमार का, उसके पास से इस पूरे चुनाव का अहवाल मांगा कि क्या ये चुनाव रेगुलर थे, क्या ये चुनाव एथिकल थे, क्या ये चुनाव फेयर एंड फ्री थे। उनका रिपोर्ट मांगा। मगर जो आंग सुई की है वो तो अब शक्तिशाली हो गई, क्योंकि प्रजा का बहुमत उसे मिला है। तो इसने सैन्य की जो बातें थी वो खारिज कर दी और कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चुनाव अच्छी तरीके से ही हुए हैं, चुनाव फ्री एंड फेयर ही रहे हैं, मुक्त और निष्पक्ष ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सैन्य की बात को खारिज कर दी। अब तारीख 1 फरवरी को ये नई निर्वाचित सरकार की पहली बैठक मिलने वाली थी, जिसको रोकने के लिए वहां के जो म्यांमार के जो जनरल है, मिलिट्री जनरल, उनके द्वारा सैन्य को आदेश दिए गए और आंग सू की के साथ इस पक्ष के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया, और जो सत्ता की जो दूरी थी वो वहाँ के जनरल ने अपने हाथ में ले ली। वहाँ के जो मिलिट्री जनरल है मिंग आंग हुलिंग, उनके द्वारा सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले ली गई और सारे देश में सैन्य का शासन को घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है, ये इसका कारण है, और इसीलिए आज हम लोग इस सत्र में आपके सामने इस म्यांमार के यह कूप को, मिलिट्री कूप को लेके आए हैं। साथ ही सैन्य ने 1 साल का आपातकाल भी लगाया। सैन्य ने 1 साल का आपातकाल, 1 ईयर इमरजेंसी, इमरजेंसी भी घोषित कर दी, ताकि सब कुछ जो है वो सेना के हाथ में ही रहे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो तख्ता पलट होते हैं ये कोई नई चीज नहीं है, प्राचीन समय से होता आया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेनाएं होती है वे आमतौर पे बहुत ही शक्तिशाली होती है सामान्य नागरिक व सरकार की तुलना में। तो उनके हाथ में होता है कि वे जब चाहे वे तख्ता पलट कर सकते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर हमने म्यांमार में भी देखा, साथ ही में हमारा जो अन्य पड़ोसी है पाकिस्तान, वो भी इस मिलिट्री कूप का शिकार होता आया है सिंस इट्स फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। तो हमें हमारी भारतीय सेना के ऊपर गर्व होना चाहिए, साथ ही में हम उसके शुक्रगुजार भी होने चाहिए कि इतनी सैन्य ताकतों के बावजूद भी वे लोग राष्ट्रपति के आदेशों का जो है पालन करते हैं, संविधान के मूल्यों का पालन करते हैं। तो हमें हमारी सेना को इस बात के लिए नतमस्तक करना चाहिए। साथ ही में म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट
उनको भी हिरासत में ले लिया गया अन्य नेताओं के साथ और उनके ऊपर अब अत्याचार किए जाएंगे, ऐसा संभवतः हमें लगता है। और भारत ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि गहरी चिंता व्यक्त की है म्यांमार में। अपने पड़ोसी देश में ही ऐसे सैन्य को अपना माथा उचकते हुए देख के भारत को भी दुख लगा है और भारत ने भी चिंता व्यक्त की है। तो ये बात रही लेख के निष्कर्ष की। अब अगर आगे देखें तो हमें लेख की महत्वपूर्ण बातों में देखना है कि इनके कारण क्या थे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कई सारे कारण हैं, मगर उसमें हम लोग दो मुद्दों में इसको विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक रहेगा इमीडिएट रीजन, यानी कि तत्काल कारण, और दूसरा अदर रीजन। दरअसल दोनों ही कारण एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर दोनों को हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ इमीडिएट रीजन में तो हमें वही देखना है कि सामान्य चुनाव जो थे 2020 में हुए, जिसमें एनएलडी को भारी बहुमत मिला, एनएलडी व आंग सू की को। ठीक है, तो इसका विरोध सैन्य के द्वारा हो रहा है और सेना अपने आप ही कर रही है विरोध, ऐसा नहीं है। देखिए कैसा होता है कि म्यांमार के संविधान के मुताबिक, यहाँ थोड़ा हमें एक मुद्दा समझना है। म्यांमार के संविधान के मुताबिक दोनों सदनों में 25% जो बैठक होती है वो सेना के लिए आरक्षित होती है, सेना के लिए आरक्षित। अब सेना भी अपनी तरफ से प्रॉक्सी इलेक्शंस लड़ता है। प्रॉक्सी इलेक्शंस यानी कि सेना प्रत्यक्ष रूप से तो उम्मीदवारी नहीं करता, सैन्य प्रत्यक्ष रूप से तो उम्मीदवारी नहीं करती, मगर अपनी ओर से कई सारे राजकीय पक्ष का गठन करवाती है और उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजती है। तो एक तरह से यहाँ जो एनएलडी के जो विरोधी थे वे सेना के प्रॉक्सी थे। ठीक है, जिनके द्वारा आरोप लगाया गया कि ये इलेक्शंस जो हुए या फ्री एंड फेयर नहीं हुए, इट वेर अनएथिकल वगैरह वगैरह। तो इसीलिए सैन्य जो है वो अब मैदान में आ गई है। तो इसी कारण की वजह से एक वहां का दल था जिसे यूएसडीपी कहते हैं, यूएसडीपी, यूनाइटेड सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी। ठीक है, ये सेना की है, सेना की प्रॉक्सी पार्टी है, जो सेना के द्वारा, सेना की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। तो इन्होंने दावा किया, यह पार्टी और साथ में अन्य छोटी छोटी विरोध पार्टियों ने दावा किया कि यह चुनाव अनैतिक है। तो इसीलिए सैन्य ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि 25% बैठकों का आरक्षण होता है। अब आंग सू की और उनकी पार्टी को तो 80% वोट मिले हैं, तो सैन्य की बैठकों में भी कमी आई है, जो बात सैन्य को हरगिज पसंद नहीं आई। तो इसको एक आपातकालीन कारण हम लोग मान सकते हैं। साथ ही में जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि नेपाल की तरह ही हमारा जो एक दूसरा राष्ट्र है, दूसरा पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, जो एक नवजात लोकतंत्र है, कुछ ठीक ऐसे ही तरह म्यांमार भी एक नवजात लोकतंत्र है, जो धीरे धीरे अब लोकतंत्र के मार्ग पर विकास कर रहा था। वहीं यह मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दी और 2008 में म्यांमार ने अपना संविधान एडॉप्ट किया था, अपना संविधान लागू किया था, जिसमें कुछ लोकतांत्रिक मूल्य थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो मिलिट्री जनरल्स थे, उन लोगों को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि भाई ये तो लोकशाही जो है या लोकतंत्र जो है वो तो हमारे देश में घुस रहा है, लोग लोकतंत्र की सराहना कर रहे हैं, लोग उनको चाह रहे हैं। तो भविष्य में निसंदेह मिलिट्री की ताकत जो है वो कम होती जाएगी, लोग सैनियों को मानेंगे नहीं, लोकतंत्र की जड़ें जो है वो मजबूत हो जाएगी। इस डर की वजह से यहाँ के जो जनरल्स हैं उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया और सब जो नेता थे जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, इंक्लूडिंग द स्टेट काउंसिलर एंड प्रेसिडेंट, स्टेट काउंसिलर यानी कि आंग सू की और प्रेसिडेंट यानी कि विन मिंट, ठीक है, इन दोनों के साथ अन्य नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और ये एक बार नहीं है, आंग सू की तो कई सारी बार गिरफ्तार होती रही है, क्योंकि वे अपने बचपन से ही, अपनी जवानी से ही वो
ऐसे विरोध में लगी रहती है, क्योंकि तब मिलिट्री जुंटा का राज्य था, का शासन था म्यांमार है। 1962 से मिलिट्री जुंटा म्यांमार के ऊपर राज्य कर रहा था, जिसका विरोध करने में आंग सू की नंबर 1 थी। वे शांतिपूर्ण विरोध करती थी और इसलिए उनको सन 1991 में शांति का नोबेल उनको दिया गया, उनको इनायत हुआ था, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। मगर यहाँ समझने की बात है, तो एक रहा इमीडिएट रीजन कि चुनाव में गैर-रीति, जो हाल ही में जो आम चुनाव हुए थे उसमें गैर-रीति, जिसमें यूएसडीपी ने विरोध किया और इस विरोध को सेना ने गंभीरता से लिया और जो नई निर्वाचित सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया, अपने हाथ में मिलिट्री ने सत्ता ले ली। और अदर रीजन कि डेमोक्रेसी को विकसित होते हुए देखना यह जनरलों का काम नहीं है, मिलिट्री जनरलों का म्यांमार के, और इसीलिए उन्होंने म्यांमार के ऊपर चढ़ाई कर दी, म्यांमार की सत्ता जो है उसको हला के रख दिया, उसको जो है खत्म कर दिया। तो ये बात है ये 2 कारण की। अब अगर आगे देखें तो हमें लेख संबंधी सामान्य अभ्यास के कुछ तत्व देखने हैं, और ये तत्व थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग यहाँ सबसे प्रथम तो इस चरण में 2 मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला रहेगा आंग सू की। अबाउट आंग सू की ब्रीफली हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हु इज शी, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशंस। ठीक है, तो ये 2 मुद्दों पर हम लोग खास तौर पे आज अपनी बात करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे प्रथम हम शुरू करेंगे आंग सू की से। तो देखिए, उनका जन्म 19 जून 1945 में हुआ था म्यांमार के यांगून में, और इनके जो फादर है उनका नाम आंग सान है, और जो म्यांमार में एक बड़ा सा मुक्ति आंदोलन हुआ था उस मुक्ति आंदोलन के नेता थे। तो ये उनकी पुत्री है। साथ ही में विदेश में जो है इनकी पढ़ाई हुई है, और वर्ष 1988 में वो विदेश से म्यांमार आई, और जो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वहाँ मिलिट्री जुंटा का राज चल रहा था, तो उस मिलिट्री जुंटा के राज के विरोध में वो विदेश से आके ही तो रीति जुड़ गई और इस पूरे विरोध आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 1962 में मिलिट्री जुंटा का राज था 1962 से, मिलिट्री रूल। अब ये लोग विरोध कर रहे थे, विरोध शांतिपूर्ण था, अहिंसक था, और 1989 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1989 में, बाद में 1991 में इनकी इस असाधारण सिद्धि के लिए, शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए, शांतिपूर्वक असरकारक आंदोलन के लिए उनको 1991 का शांति का नोबेल इनायत किया गया। शांति नोबेल, नोबेल फॉर पीस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये महानुभाव लगभग 21 वर्ष हिरासत में रहा है। 21 वर्ष की गिरफ्तारी, और इस 21 वर्ष में से 15 वर्ष तो ये हाउस अरेस्ट रही, हाउस अरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी ताकत सैन्य में होगी और कितना यह म्यांमार का जो सैन्य है वो उसकी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। और बाद में उनको वर्ष 2010 में जो इनको मुक्ति मिली, इनको रिहा किया गया। 2010 में रिहा किया गया। म्यांमार की स्टेट काउंसिलर वे वर्ष 2015 में बनी, और वर्ष 2020 में यह फिर से निर्वाचित हुई। ठीक है, तो ये इस बढ़ते लोकशाही के, लोकतंत्र के प्रभाव को यह मिलिट्री शासकों के द्वारा देखा नहीं गया, तो यह भी एक इसका कारण है। मगर तत्काल कारण अगर हमें कोई पूछे तो उसका तत्काल कारण ये है कि वहाँ जो इलेक्शंस हुए थे 2020 में, जिसके परिणाम आए, जिसके परिणाम में आंग सू की और उनकी पार्टी NLD का विजय हुआ, भारी बहुमत से विजय हुआ, उसको अनएथिकल और सैद्धांतिक जो है घोषित किया गया। तो ये उसका तत्काल कारण है। प्लस साथ में हमने यह आंग सू की भी प्रोफाइल देखी कि कैसा जीवन इनका रहा है, और आज ये म्यांमार की एक लीडर है, एक डेमोक्रेटिक लीडर है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर अत्याचार भी होना संभव है। ठीक है, साथ ही में हमें इंडिया म्यांमार जो रिलेशंस के ऊपर देखना है, तो
वैसे तो बहुत ही काफ़ी अच्छा रिलेशन है, काफ़ी गहरा रिलेशन है, क्योंकि हम लोग भौगोलिक रूप से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो पूर्ण रूप से इसकी कॉम्प्रिहेंसिव बात करना हमारे लिए थोड़ा आज के इस सेगमेंट में अशक्य है, क्योंकि हमारे पास समय संसाधनों की कमी रहती है। तो हम लोग जो प्रमुख क्षेत्र है, जो 5 प्रमुख क्षेत्र है म्यांमार और भारत के संबंध में, उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमने एक स्लाइड तैयार कर रखी है, ताकि हमारा समय जो है वो भी थोड़ा बचे। तो उसको अब हमें देखना है। देखिए, ये पूरी स्लाइड है और इंडिया म्यांमार संबंधों की बात करती है, जिसमें सर्वप्रथम है सीमा सहयोग, साथ ही में दूसरा है सीमा संरचना में सुधार, उसके बाद म्यांमार में भारत संचालित परियोजनाएं, उसके बाद व्यापार व निवेश, और साथ ही में दूतावास व सांस्कृतिक मामले। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख बिंदु है जिसके ऊपर भारत और म्यांमार के संबंध आज टिके हुए हैं। देखिए, सीमा सहयोग, हमें मालूम है कि हम लोग 1500 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, भौगोलिक सीमा है ये। ठीक है, और जंगलों से भरी सीमा है, चुनौतियों से भरी सीमा है। तो इसका प्रबंधन भारत और म्यांमार के जो सैन्य है, उन लोगों को बहुत ही साथ में मिलकर बहुत ही नजदीकी से करना होगा, तभी ये असरकारक हो पाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही सीमा संरचना में सुधार, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें भी सुधार, ताकि अवैध घुसपैठ को हम रोक सके, स्मगलिंग को रोक सके, अलग अलग प्रकार के ट्रैफिकिंग को हम लोग रोक सके, चाहे वो ड्रग के हो, ह्यूमन के हो, कोई भी हो, वाइल्ड एनिमल्स के हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ भी इस स्तर पर भी भारत और म्यांमार दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्लोज कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं। उसके बाद म्यांमार में भारत संचालित परियोजना, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत को करना होगा, क्योंकि चीनी प्रभाव को कम करने के लिए, अगर हमें चीनी प्रभाव को कम करना है हमारे पड़ोसियों में से, तो हमें भी उनकी परियोजनाओं पर काम करना होगा, हमें भी उनकी संरचनाओं को अच्छा कर देना होगा, यानी कि हमें आर्थिक निवेश करना होगा। तो ये भारत बखूबी कर रहा है, और कई सारी योजना है जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे, जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, जिसकी वजह से व्यापार और निवेश में भी बढ़ावा मिलेगा, परिवहन में भी बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी में भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार व निवेश जिसका जिक्र मैंने किया, कई सारी ऐसी चीजें भी है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, मगर साथ ही में ड्यूटी फ्री गुड्स का भी प्रावधान है म्यांमार के साथ। कई सारे गुड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग ड्यूटी नहीं लगाते, जो म्यांमार से आती हो, और हम लोग म्यांमार कई सारी चीज वस्तुएं भेजते भी धूमधाम से है। और साथ ही में दूतावास व सांस्कृतिक मामले, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड कल्चरल रिलेशंस, वे भी पीक पे है। थोड़े कमजोर हुए थे रोहिंग्या के मामले में, और जो नागालैंड में और जो मिजोरम में जो इंसर्जेंसीज है, ठीक है, जिन ग्रुप के द्वारा, जिन गुटों के द्वारा ये जो इंसर्जेंसीज क्रिएट होती है, वो भी म्यांमार में आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में कुछ जो है दरार है, मगर ओवरऑल अगर देखें देन द रिलेशंस आर हेल्दी। ठीक है, तो ये बात है। अब अगर परियोजना की बात करें तो कई सारी परियोजनाएं हैं जिसको मैं देखना है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं कि जो कालादान मल्टी मॉडल योजना जो बहुचर्चित है, और एक महत्वाकांक्षी छात्र होने के नाते हमें मालूम भी होना चाहिए, तो वो कालादान मल्टी मॉडल योजना है, उसमें एक सितवे बंदरगाह परियोजना है। सितवे बंदरगाह, सितवे म्यांमार का एक मशहूर बंदर है, सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट, which is a part of कालादान मल्टी मॉडल योजना। ठीक है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है, और सितवे पोर्ट से हम लोग व्यापार को बूस्ट कर पाएंगे, व्यापार में वृद्धि हो सकेगी। साथ ही आइजोल, जोरिनपुई, पालेतवा से जो कालादान नदी है, इससे व्यापार होगा, नदी से व्यापार। ठीक है, तो कई सारी योजना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करेगी। साथ ही अगर वर्तमान बात करें तो वैक्सीन कोऑपरेशन भी भारत बहुत अच्छी तरीके से म्यांमार के साथ कर रहा है, और हमने लगभग 15 लाख डोज भेजी है।
म्यांमार में, ठीक है। और उनके लिए ग्रांट कमीशन और कॉमर्शियल कमीशन दोनों ही मार्ग खुले हैं, वे जिस प्रकार चाहे हमारे पास से वैक्सीन खरीद सकते हैं। साथ ही में म्यांमार की नौसेना के लिए हमने आईएनएस सिंधुवीर को भी भेजा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आईएनएस सिंधुवीर हमने म्यांमार को भेजा है ताकि उसकी नौसेना ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा ताकतवर हो सके। साथ ही में भारत और म्यांमार के मजबूत संबंध के लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, भारत कटिबद्ध भी रहा है, और इस क्षेत्र में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है काम कर रहे हैं। साथ ही 2011 से जो हमने जिक्र किया था कि म्यांमार में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, तो भारत इसका शुरू से ही समर्थक है, बहुत ही अच्छा समर्थक है और आगे भी रहने वाला है। और इसीलिए आज के इस सैन्य तख्तापलट से भारत एवं अन्य जो विदेश के राष्ट्र है, जो विकसित राष्ट्र है, वे थोड़े चिंतित है। तो आज इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी बातें देखी, और जिस बातों का आधार लेते हुए हमने म्यांमार में आजकल क्या चल रहा है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट क्यों हो रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, उसको भी देखा। साथ ही वहाँ की जो लीडर है आंग सू की, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा ब्रीफली देखने का प्रयास किया, और भारत एवं म्यांमार के संबंधों को देखा, उनके ऊपर चर्चा की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले संपादन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।